हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम वेक्टर का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बिल्कुल बेसिक टर्म्स थी, बेसिक्स आना चाहिए। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स का वेट है कि न्यूमेरिकल्स कब आएंगे इस चैप्टर में, आने वाले 2-3 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल एडअप होंगे, पर्टिकुलरली नीट के लिए और जेई के लिए। सो न्यूमेरिकल तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक सीखना है। तो आज हम थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ऐड कैसे किया जाता है वेक्टर्स को, डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और कुछ स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले तो आपको बेसिक बताता हूं कि दो वेक्टर्स को कैसे ग्राफिकली एडअप किया जाता है। जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी। सो वी वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करना। तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल आसान सा फंडा है। वो क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा। जैसे यहां पर फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, उसके बाद बी वेक्टर आ रहा है कि जहां पर ए वेक्टर खत्म होता है, जहां पर ए वेक्टर का हेड है, वहां से बी वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही है। ये देखिए यहां से। सो जो रिजल्टेंट होगा वो हम ड्रॉ करेंगे टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तक। तो इस तरह से ग्राफिकली हम कुछ वेक्टर्स का एडिशन शो कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास सिर्फ दो वेक्टर्स थे, दो से अगर ज्यादा वेक्टर भी होंगे तो भी अप्रोच यही रहेगी। टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अप टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सो रिजल्टेंट जो होता है कहां से स्टार्ट होगा? Start from tail of the first vector up to head of last vector। तो यहां पर लास्ट वेक्टर जो था वो बी वेक्टर था, तो इसलिए बी वेक्टर के हेड तक यहां पर हम रिजल्टेंट को लेके आ गए हैं। दो से अगर ज्यादा वेक्टर होते, जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, इनका एडिशन क्या होगा? तो इनका एडिशन भी ऐसे ही लिखा जाएगा जो अभी हमने लिखा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर है, यहां से स्टार्ट होगा। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर यहां पर सी है, सी के हेड तक जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी, दिस रिप्रेजेंटेशन इज द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आर वेक्टर को लिखा गया। एक चीज और आप देख रहे होंगे कि जो ए वेक्टर है जहां पर खत्म हुआ बी वेक्टर वहीं से शुरू हुआ, बी वेक्टर जहां पर खत्म हुआ सी वेक्टर वहीं से शुरू हुआ, राइट। तो ये ए बी सी एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको दिख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट साइड से, आगे से आ रहा है। देखिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल, लेकिन यहां हेड हेड है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा अपोजिट सेंस में चलता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ए के बाद बी शुरू हुआ है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट सेंस में आया है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज इनका पैटर्न था, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न था, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर उसके अपोजिट सेंस में आया है। सो इस तरह से आप 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, कितने भी वेक्टर हों आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम आपको एक ट्रायंगुलर डायग्राम दिख रही होगी। ये एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। देखिए, if two sides of a triangle represents if two vectors of represents the two sides of a triangle, then the third vector in the opposite sense, ये जो है represents the resultant।
सो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, ट्रायंगुलर मेथड है, इजी सा है। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ओके, इसको हम देखेंगे, एनालिटिकली भी देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स इस पे कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। यहां से यहां पर मेरे पास 3 वेक्टर थे, 3 के बाद 4 वेक्टर हो सकते हैं, 5 वेक्टर हो सकते हैं, तो उनको पॉलीगन लॉ या पॉलीगन मेथड भी कहा जा सकता है। इसको कहेगा ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर क्या है, इफ टू vectors represent the two sides of a triangle, then the third vector in opposite sense represents the resultant vector. Okay, so ये आपको पहली बात याद रखनी है कि हमेशा रिजल्टेंट बनाना है तो कहां से स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कहां तक जाएगा, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये वाली बात याद रखिएगा, ये वाली जो लिखी है मैंने। ओके, सो इसके बाद थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा। तो वो थोड़ा सा लेंथी है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग कैसे एडअप किया जाएगा, तो हेडिंग लिख लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन, इसको लिख लीजिए। ओके, सो इसमें लेट्स से हमारे पास ये एक वेक्टर है P वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है Q वेक्टर। यहां पर टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो वेक्टर जो हैं एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर इसके Q के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये एक थर्ड साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो बिल्कुल Q के पैरेलल है, और P वेक्टर के पैरेलल हम एक फोर्थ साइड ड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोग्राम की, इस तरह से। सो ये जो होगा, ये जो साइड है ये भी Q वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली साइड जो है ये P वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर। वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है अगर एक वेक्टर अपने पैरेलल ट्रांसलेट होता है तो। P और Q के बीच जो एंगल है उसको मैं यहां पर थीटा इंडिकेट कर रहा हूं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स P एंड Q इज थीटा। ओके, सो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की दो साइड्स, दो वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहां से जो डायगोनल बनेगा, इट्स ए स्ट्रेट लाइन, जो डायगोनल बनेगा दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स P एंड Q। P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वो R इंडिकेट करेगा। R क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। सो इसको आप लिख सकते हैं, इफ two adjacent sides of a parallelogram represents the two vectors, then their resultant is represented by the diagonal of the vector which is passing through the intersection of these 2 points. So आप इसको लिख लें, if the two vectors, two adjacent vectors represent, if the two vectors represent the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal, by the diagonal passing through
passing through the intersection of two given vectors. ओके, सो जो डायगोनल यहां से पास होगा थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, उस डायगोनल को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर. सो इस तरह से यहां पर अब एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द वेक्टर क्यू. इसका मैथमेटिकल अप्रोच अब देखनी है, एनालिटिकल फॉर्म क्या है इसकी. तो उसको सीखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्यू वेक्टर को फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं इस तरह से. इसको मैं लिख रहा हूं ए पॉइंट, बी, सी, डी. सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं ई पॉइंट. ओके, ये परपेंडिकुलर किस पे आया है, क्यू वेक्टर पे, जब क्यू वेक्टर को एक्सटेंड किया गया. देखो ये है हमारे पास पी वेक्टर, ये है हमारे पास क्यू वेक्टर. पी और क्यू वेक्टर के बीच जो एंगल था वो था एंगल थीटा. यहां से देखो पी वेक्टर था, क्यू वेक्टर था, दोनों के बीच एंगल कितना था, थीटा. यहां पर भी एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया. ओके, कल ही मैंने आपको सिखाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कि ये पी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये जो बी ई साइड है उसका क्या नाम होगा, उसको कहा, थीटा के साथ वाला जो साइड होता है उसको कहा जाता है कॉस थीटा की टर्म में लिखा जाएगा. तो इसको लिखा जाएगा पी कॉस थीटा. ये जो बी ई है इसको लिखा जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा, ये जो इतना सा पार्ट है. और ए बी को तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू लिखा गया. ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा, अगेन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लास्ट लेक्चर की बात चल रही है, पी वेक्टर थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा में जाएगा. तो ये हो जाएगा पी साइन ऑफ थीटा. सी से लेके ई, ये जो लेंथ है इसको लिखा जाएगा पी साइन ऑफ थीटा. ओके, सो हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे. तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे. यहां पर ये देखो आपको एक 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, ए ई सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. सो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर लिखा जाएगा, इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखा जाता है. पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा. ए सी किसको इंडिकेट कर रहा है, आर स्क्वायर को, इसका मैग्नीट्यूड को. ए से लेके ई, ए से लेके ई जो है वो है ए से लेके बी प्लस बी से लेके ई. अब ए बी क्या था, क्यू वेक्टर, क्यू का मैग्नीट्यूड, और बी ई कितना है, पी कॉस थीटा, ये लिखा गया इसका स्क्वायर. ई सी है पी साइन थीटा, इसका स्क्वायर लिख दिया गया ऐसे. अब देखो यहां पर एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको आगे बढ़ाते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इजी है, आसान सी टर्म्स है. अब यहां से हम देखते हैं, ये है पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड अप कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐड अप होके 1 आ जाएंगे. तो इन दोनों टर्म से हमें सिर्फ पी स्क्वायर बचेगा.
तो यह आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास फाइनल मैग्नीट्यूड आया है रिजल्टेंट वेक्टर का। अंडर रूट की तरफ में चला जाएगा, इधर स्क्वायर था, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये है मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेक्टर चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सो ये जो एंगल था ये तो P और Q के बीच का एंगल था। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर Q के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो इसी से, इसी डायग्राम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैसी होगी। तो उसको भी देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है Q के साथ कितना एंगल बना सकता है। तो उसको अलग से लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका हेडिंग हो गया छोटा सा। ओके, अगेन इस राइट एंगल ट्राइंगल से ACE, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये अल्फा एंगल है, तो tan ऑफ अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है CE और इस ट्राइंगल का बेस है A से लेके E, ऐसे। CE कितना है, P साइन थीटा, लिख दीजिए P साइन थीटा। A से लेके E कितना है, Q प्लस P कॉस थीटा, Q प्लस P कॉस थीटा, ऐसे। सो tan ऑफ अल्फा जो आएगा दैट इज P साइन थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P कॉस ऑफ थीटा। अल्फा फिर निकाला जा सकता है, अल्फा कितना हो गया, यहां से अल्फा हो गया tan इनवर्स। ऐसे भी सवाल आ सकता है, यहां आपको पूछा जा सकता है, ऑप्शंस ऐसे दिख सकते हैं। सो ये tan इनवर्स P साइन थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। सो दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर Q। इसी को इस तरह से हम डायरेक्शन बताते हैं कि इतनी डायरेक्शन पे है, इतने एंगल पे है रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर के साथ। यूजुअली ये एक्स एक्सिस मान लिया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। सो ये जो दो रिजल्ट हैं हमारे पास, एक tan अल्फा वाला और ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कान खोल के हमें वेक्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल दिमाग लगा के, कि ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करो। आपको सोचना है कि कौन सा रिजल्ट यूज हो सकता है। वो डायरेक्शंस की बात कर रहा है तो हाँ, मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर सकता हूं, है ना। डायरेक्शंस मतलब एंगल को डिफाइन करने के लिए। ये तो था इसका बेसिक सा कि क्या रिजल्ट हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करने होते हैं। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, इस रिजल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास कि इसके साथ क्या क्या छेड़खानी की जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो हम इसमें ये देखेंगे कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर का। ये जो रिजल्टेंट आया है हमारे पास, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो ये जो आर है ये सारा का सारा पी पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है और कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। एक बार वेक्टर P लिख दिया गया, Q वेक्टर लिख दिया गया, तो वो चेंज नहीं होंगे। चेंज कौन हो सकता है दोनों वेक्टर्स के बीच, थीटा चेंज हो सकता है। इसका मतलब जो आर मैक्सिमम है वो थीटा पे डिपेंड करेगा। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन
कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कब होती है? जब थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ऐसे तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, ये थीटा किसके? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था। इसका मतलब जब दोनों वेक्टर P और Q वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, राइट। सो कितना मैक्सिमम होगा उसको भी देख लेते हैं। आर मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आ गया? कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम कितना आ गया? 1 आ गया, तो वहां मैंने 1 पुट कर दिया है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई ना। अब ये जो स्क्वायर है और रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आर मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हो? ये आ जाएगा p प्लस क्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये वाला भी, ये जो बात मैंने लिखी है। सो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है। सेम पैटर्न पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आर मिनिमम कितना हो सकता है। तो अब कुछ बच्चे इसको कर सकते हैं कि आर मिनिमम कितना हो सकता है। अगेन किस बात पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो सेकंड बात करते हैं हम आर मिनिमम की। आर मिनिमम जैसे मैंने यहां बात की थी कि कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा आर मैक्सिमम होगा। आर मिनिमम कब होगा? जब कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है या कितनी होती है? तो कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। कितने एंगल पे होती है? दैट इज 180 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है -1। 180 डिग्री का मीनिंग क्या है? कि दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। अगर P वेक्टर ऐसा है तो Q वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों वेक्टर्स का, उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा। सो मिनिमम वेक्टर अब देखते हैं कितना हो सकता है मिनिमम। आर मिनिमम कितना हो सकता है? अगेन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहां आना था कॉस थीटा। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, तो मैंने -1 कॉस थीटा की जगह पुट कर दिया। ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए इस चैप्टर से। आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं हमेशा जरूर फॉलो ऑन करूंगा। सो आर मिनिमम ये आया मेरे पास। अगेन यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो वो होता है p माइनस क्यू का स्क्वायर। यहां से ये 2 और रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो मिनिमम वैल्यू है जो रिजल्टेंट की वो आएगी p माइनस क्यू। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। जैसे मैक्सिमम वैल्यू प्लस में आई थी, मिनिमम वैल्यू माइनस में आती है। इसका मतलब जो भी मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का, या तो ये होगा या ये होगा या इनके बीच की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, और एंगल पे डिपेंड करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कशन में मैं ला रहा हूं कि अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो कितना वैल्यू होता है। इफ P वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद Q वेक्टर, ये परपेंडिकुलर का, या फिर ऐसे एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, दिस इज P वेक्टर दिस इज Q वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन के वेक्टर्स को कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल, मतलब कि P वेक्टर इज ऑर्थोगोनल विद Q वेक्टर। जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो उनको कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
तो ये वर्ड भी याद रखिएगा। वो आपको 90 डिग्री वर्ड ना लिख के वो आपको कहेगा टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल विद ईच अदर। तो आपको श्योर हो जाना है कि ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। चलिए अब 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि कैसे। अब थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब जो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का, वहां पर कॉस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे। जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, यहां पर आना था कॉस थीटा, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन। अब यहां पर कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये लास्ट वाली टर्म जो होगी ये 0 बन जाएगी। तो आर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट, this is the magnitude of the resultant vector when the two vectors are perpendicular with each other। इसको आप डायरेक्टली बहुत बार ये इस्तेमाल में आएगा, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। जैसे कि मैं जल्दी से दो वेक्टर लिखता हूं। ओके, यहीं से आगे बात बढ़ाता हूं कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं, 90 डिग्री तो है ही, तो इसी का स्पेशल केस लिख रहा हूं 3a। इफ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री तो है ही, वो इक्वल भी है, तो अब r कितना हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, क्योंकि q की जगह मैंने p लिख दिया। ये कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर। p स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा √2p। ये बहुत काम में आता है। जैसे आपको कह दिया जाएगा ये है 4 मीटर, ये भी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो दो वेक्टर्स हैं आपके पास, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, वो इस डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, इस डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? बिना इस तामझाम के आप डायरेक्टली लिखिए √2 टाइम्स ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से √2 टाइम्स ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। किस कंडीशन में? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री था, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो √2 टाइम्स हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाओगे अगर आप नए हो 11th क्लास में, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस टाइम के साथ पता लगेगी। जब पूरी फिजिक्स में वेक्टर अप्रोच जब भी आप अप्लाई करोगे, इसकी जरूरत पड़ रही है, तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम देख लिया, 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब एक और बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वेक्टर्स में। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन तो देख लिया, वेक्टर्स में जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको जरा देखते हैं। ओके, तो जैसे मेरे पास ये एक p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, इस तरह से ये दोनों आपस में बड़ी आसानी से एडअप हो जाएंगे, और इनका रिजल्टेंट ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। यहां से लेके ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। ओके, लेकिन हम यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो चलो मैं r वेक्टर को यहां लिख देता हूं। ये है p वेक्टर और ये है r वेक्टर। ऑल राइट, हमें चाहिए p माइनस q कितना होगा। ये जो r वेक्टर है ये तो है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ऐसा p माइनस q वेक्टर अपवर्ड है, तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ये जो वेक्टर है ये माइनस q वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर, तो एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है माइनस q वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है q वेक्टर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए p वेक्टर माइनस q वेक्टर। हमारी रिक्वायरमेंट ये है। इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाएगा? इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि p वेक्टर चाहिए, उसके साथ किसको ऐड करना है? दूसरा वेक्टर जो होगा वो होना चाहिए माइनस ऑफ q वेक्टर।
यहां पर माइनस ऑफ क्यू वेक्टर ये बैठा हुआ है, ठीक है। इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करना है, मुझे प्लस करना है। तो इसलिए यहां पर ना प्यार से यह भी कहा जा सकता है कि सब्ट्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन क्या है, एक स्पेशल केस है। देखो हो क्या रहा है, मुझे तो रिक्वायरमेंट है सब्ट्रैक्शन की, लेकिन वो पूरी किससे हो रही है, ऐड करने से। सो यहां पर एक ये वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अगेन सेम लाइन फॉलो करते हैं। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तक जो होगा लाइन, ये जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर इंडिकेट करेगा। अब इसको आर डैश लिख रहा हूं, ये आर डैश क्या बता रहा है, पी माइनस क्यू वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे यह भी पता लग गया कि पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू दोनों अलग अलग वैक्टर्स होते हैं, राइट। ये आर वैक्टर है, ये आर डैश वैक्टर है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर को फॉलो किया जाता है जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, राइट। जो भी वेक्टर होगा उसका नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर आ जाएगा। आसान सी चीज थी। सो इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 हमें बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू q वेक्टर प्लस p वेक्टर, इसके बारे में बताता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल आसान भी है। p प्लस क्यू किसके बराबर होगा, q प्लस p। देख लेते हैं, यह है p वेक्टर, यह है q वेक्टर, p वेक्टर q वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर p प्लस q। ओके, अब q प्लस p करना है, मुझे क्या करना है, q प्लस p करना है। सो q वेक्टर ऐसे था, मैंने बना दिया q वेक्टर, यह है q वेक्टर, ये p वेक्टर था, यह है p वेक्टर। q के बाद p आना चाहिए, q प्लस p है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी सेंस में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे कि p वेक्टर की जो टेल है यहां पर आए, तो ऐसा होना चाहिए p वेक्टर। तो इस सेंस में मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। ऐसे कि ये मेरे पास p वेक्टर था, इसको मैं ट्रांसलेट करते हुए यहां ले आया। तो जब मैं इसको यहां ले आता हूं तो अब ये क्या हो गया, पहले q वेक्टर आ गया, उसके बाद p वेक्टर आ गया। दोनों एक पैटर्न में है, जहां पर एक खत्म हो रहा है, दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कौन होगा, q प्लस p का रिजल्टेंट। अब यहां पर फर्स्ट वेक्टर हो गया q, सेकेंड वेक्टर हो गया p। तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तक जो वेक्टर होगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है यहां पर, q प्लस p वेक्टर। ओके, मैं कहता हूं कि दोनों सेम है, यहां पर भी आपको दिखने चाहिए, आराम से देखिए। p प्लस q ये वेक्टर है, देखो किधर इंडिकेट कर रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है p प्लस q। q प्लस p किधर इंडिकेट कर रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, जो p प्लस q है और q प्लस p है, दोनों पैरेलल हैं। देखिए दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, बिल्कुल ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, इनकी लेंथ भी सेम आएगी, लेंथ भी सेम है, पैरेलल भी हैं। इसका मतलब ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप p प्लस q लिखते हो या q प्लस p लिखते हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, p प्लस क्यू इक्वल टू q प्लस q। इसको लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी का जिक्र होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, उसको भी जल्दी से लिखते हैं यहां पर।
नंबर 6 कहता है अगर वेक्टर जैसे ये a है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं b प्लस सी, आप पहले उनका एडिशन करो, उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट को a के साथ ऐड करो, या फिर a प्लस बी प्लस सी करो। ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो सेम ही आएगा। क्या कहता है? a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। ऐसे a वेक्टर को a प्लस बी, पहले a प्लस बी किया मैंने, a प्लस बी करेंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ये वेक्टर जो है इसको मैं लिख रहा हूं d वेक्टर, यहां r1 लिख लेता हूं। ये रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी का, ये चीज। इसके साथ c को ऐड कर दिया, सो इसके साथ प्लस c, तो एक ये वेक्टर प्लस c, तो अगेन ये रिजल्टेंट आ गया, जो फाइनल रिजल्टेंट आया ऐसा इस टर्म का। अब इसकी चर्चा करते हैं। मुझे पहले b प्लस सी करना है, मुझे पहले क्या करना है? b प्लस सी। तो मैं b से स्टार्ट करूंगा, c के एंड तक जाऊंगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। ये r2 वेक्टर लिख लेते हैं, है ना, b प्लस सी, ये हो गया r2 वेक्टर। ये क्या था? r1 वेक्टर था। b प्लस सी, ये b प्लस सी, b की टेल से शुरू हुआ, c के हेड तक जाएगा, r2 वेक्टर। इसके साथ किसको ऐड कर रहे हैं? a वेक्टर को। पहले a वेक्टर, इससे पहले a वेक्टर, ये है a वेक्टर। सो a वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, a वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, a वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, क्या होगा? r ही आएगा। सो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी वैलिड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो ये कुछ टर्म्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? कि कहता है कि ये जो बात है, ये जो बात हमने लिख दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ऐसी कंडीशन कब वैलिड होगी? ये कब होगा? तो इसके लिए, या और आसान भाषा में ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसा है तो बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच कितना एंगल होगा। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, ऐसा सिचुएशन है तो बताओ a और b के बीच कितना एंगल होगा। तो ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। तो हमें पता है यहां पर हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ये चीज कैसे लिखी जाती है? ये चीज जो हमने पैरेललोग्राम का रिजल्ट लिखा था वैसे ही लिखी जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी ऐसे लिखा जाता है, अंडर रूट ऑफ, सीखते चलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। प्लस है, प्लस आ गया, ये माइनस का है, इधर माइनस आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। पैरेललोग्राम लॉ को ही यहां पर फॉलो किया गया है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया, a प्लस बी क्या बना? रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इधर देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इजी है, ओके। अब देखो यहां भी a स्क्वायर ये खत्म, b स्क्वायर ये भी खत्म। क्या बचा हमारे पास? ये नेगेटिव टर्म थी, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? नेगेटिव टर्म थी, उधर ले आए, 2 प्लस 2 4 हो गया, ab कॉस ऑफ थीटा, इधर कुछ नहीं बचा, मैंने 0 लिख दिया। अब यार a वेक्टर और b वेक्टर दोनों तो नॉन जीरो वेक्टर होंगे ना, है ना।
ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर वेक्टर हैं तो वो नॉन जीरो वेक्टर हैं, लेकिन ये टर्म जो है वो जीरो है। तो एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो, तो जीरो कौन बना रहा है इसको? देयरफॉर इस टर्म को जीरो के बराबर होना है। ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है। इसका मतलब जो कॉस थीटा है वही जीरो होगा यहां पर। देयरफॉर कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई तो थीटा की वैल्यू कितनी यार? अब थीटा की वैल्यू हम सबको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये कब वैलिड होगी? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। या फिर हम कह सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड बी ऑर्थोगोनल विद ईच अदर, देन ओनली दिस कंडीशन इज वैलिड। ऑलराइट, सो ये भी हमने निपटा दिया। ओके, इसको देख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी। इसको अगर देखें, आप चाहो वेक्टर लगा देते हो ऐसे, ये कब वैलिड होगी? आसान सी बात आपको दिख रही है यहां पर, ये कब हो सकता है? a से a कैंसिल हो जाएगा, राइट? क्या बचा? b वेक्टर यहां नेगेटिव था, उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया। फिर क्या आ गया? ऐसा लिखा गया 2b वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब 2 तो नॉन जीरो टर्म है ना, इसका मतलब b वेक्टर क्या होना चाहिए? b वेक्टर मस्ट बी 0। कि ऐसी सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब b वेक्टर क्या हो? नल वेक्टर को डिफाइन करता हो। तो v वेक्टर कैसा है? नल वेक्टर। तो ये जो टर्म्स हैं मैंने अपने लेक्चर्स में डिफाइन की हुई हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उनको जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर, तो वहां पर आप इनको सर्च करिएगा, आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी। नल वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बार आपको बेसिक्स आसानी से जहन में आ जाएंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्लियर हो जाएंगी, दोनों में डिफरेंस पता लग जाएंगे, दोनों डिफरेंट टर्म्स में, तो चीजें आसान हो जाती हैं समझना। ऑलराइट, सो ये 8th पॉइंट था हमारे पास। और कुछ देखते हैं अब इसमें। ओके, सो देखो हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल है। पहले तो आसान वाली एग्जाम्पल देखते हैं। आसान वाली एग्जाम्पल कहती है कि वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द x एक्सिस, वेक्टर बी making an angle of 60 degree with the x axis। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 और इसका भी मैग्नीट्यूड है 10। मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 10। ऐसे कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहता है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ऑलराइट, सो रिजल्टेंट वेक्टर कहां लाई करेगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। याद रखिएगा, जब मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का सेम होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर एग्जैक्टली दोनों वेक्टर को बाइसेक्ट करता हुआ निकल जाता है। बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा, इसका मतलब यह है कि जैसे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वेक्टर बी 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा? इन दोनों के बीच एंगल होगा 30 डिग्री, राइट? तो 30 डिग्री का बाइसेक्ट क्या होगा? 15 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इनको बाइसेक्ट करते हुए ड्रॉ किया जाएगा 15 डिग्री पे, ऐसे
तो ये मैं कह सकता हूँ ये रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद वेक्टर ए एंड 15 डिग्री विद वेक्टर बी। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया भी था अभी अब आपको, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है जो कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये एक स्क्वायर बन गया ना, जब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये पैरेललोग्राम कैसा है? ये एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा ये इनका रिजल्टेंट होगा। अब रिजल्टेंट जो होगा वो देखो यहां भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मतलब दोनों एंगल को एकदम से बाइसेक्ट करते हुए निकल जाएगा। तो यहां भी वही सिचुएशन अराइज हो रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, जो रिजल्टेंट बना उस एंगल को बाइसेक्ट किया। ए और बी के बीच का एंगल 30 था, इसलिए 15 आ गए। ऑलराइट, सो यहां से हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब एंगल तो पता लग गया हमें, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। कौन सा तरीका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। दोनों गिवन वेक्टर्स के बीच कितना एंगल? दोनों गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल है 30 डिग्री। देखो ना यार, बी वेक्टर तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ए वेक्टर तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे। cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होगा? cos ऑफ 30 डिग्री √3/2। इनके मैग्नीट्यूड तो 10 है, ये लिखे हुए हैं, तो ये भी आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 मल्टीप्लाई 10, और cos 30 की वैल्यू √3/2। ये जी, अब ये भी 100 बन गया, ये भी 100 बन गया, ये 2 ने 2 को खत्म कर दिया, यहां से आ गया 100 प्लस 100 प्लस 100 √3। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 200 प्लस 100 √3, जितना मर्जी अब इसको खींचते चलिए। यहां से 2 0 हैं, 2 0 हैं, कॉमन आएंगे, 10 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा 2 प्लस √3। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरे लिए ये आंसर है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंस्टीट्यूट के पैकेज में है, हर किताब में पूछी जाती है, हर एग्जाम में आएगी। जब आप इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एग्जाम देंगे तो वहां भी वो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल कहता है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर्स is 18 and the magnitude of their resultant, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। ओके, थर्ड कंडीशन, द रिजल्टेंट is making 90 degree angle, 90 degree angle with the smaller vector, with the smaller vector. Find the magnitude of the two given vectors, गिवन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे।
ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स इज 18। तो जैसे जैसे ये कहानी चलती जाती है हम भी गिवन वैल्यूज लिखते जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक है p प्लस क्यू, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड 18। आपने भी इसी तरह से फिजिक्स को फॉलो करना है, जैसे जैसे सवाल बढ़ता जाए उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते चलिए। सो यहां तक पहुंच गए। आगे कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, r होता है। कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा जाता है। यह है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 12। इसका मतलब r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, r की जगह मैं लिख दूंगा 12। स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने सेकंड इक्वेशन बना ली। आगे क्या कहता है, द रिजल्टेंट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द स्मॉलर वेक्टर। अब रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जैसे ये एक वेक्टर होगा और ये दूसरा वेक्टर होगा, मान लो ये q वेक्टर है, ये स्मॉलर वेक्टर है p, और इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज मेकिंग 90 डिग्री। ये रिजल्टेंट वेक्टर है और वो स्मॉलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो पैरेललोग्राम बन गया ऐसे, ये पैरेललोग्राम बन गया। ऑलराइट, सो हमने अभी अभी थ्योरी में सीखा था, जब पैरेललोग्राम लॉ की हमने छोटी सी डेरिवेशन देखी थी, आपको याद होगा tan ऑफ अल्फा की रिक्वायरमेंट क्या थी, p साइन थीटा q प्लस p कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा था हमने। ओके ओके, यहां पर अल्फा क्या था, अल्फा इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर 90 होगी। जब मैं यहां पर 90 डिग्री लिखता हूं तो tan 90 हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। अब इन्फिनिटी कब होता है, जब कोई चीज जीरो से डिवाइड हो। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के, कि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ये टर्म हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ रही है इस कंडीशन से, द रिजल्टेंट इज मेकिंग 90 डिग्री। इस बात से हमारे पास तीसरी कंडीशन आ रही है p प्लस क्यू प्लस p कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से q की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, या p कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है। सो p कॉस थीटा यहां पर लिखा जा सकता है, p कॉस थीटा माइनस क्यू लिखा जा सकता है। ये आपके पास थर्ड कंडीशन आ गई। p कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ q। तो इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड में यूज करेंगे। पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, p कॉस थीटा की जगह 2q, इस तरह से आ गया। p कॉस थीटा की जगह आ गया माइनस क्यू, ये था p कॉस थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करें अगर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ऐसे लिखा गया। चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 144, इसको सॉल्व करें a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से, a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ गया। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 4। अब फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, वो आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट यह आ जाएगा 18 p माइनस क्यू 144। तो p माइनस क्यू की वैल्यू यहां आपसे मिल सकती है आपको। तो देखते हैं इसको कितना वैल्यू आता है।
P माइनस Q का। सो ये आ जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 18। ये 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 9 2, ओके। सो 9 1 जा 9, तो यहां बचेगा 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो ये आएगा 8। ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसका मतलब P माइनस क्यू इक्वल्स टू 8। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। सो आपके पास एक है P प्लस क्यू इक्वल्स टू 18, P माइनस क्यू इक्वल्स टू 8। ये अब 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशंस फर्स्ट एंड फिफ्थ, सॉल्व फर्स्ट एंड 5 साइमल्टेनियसली। तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 18, P माइनस क्यू इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करते हैं, ये Q वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये आएगा 2P इक्वल्स टू 26। तो P का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से P का वैल्यू आ जाता है 26 डिवाइडेड बाई 2, 13। ये आ गया P का वैल्यू, ओके। P का वैल्यू 13 आ गया। दूसरा टर्म क्या होगा? अब इस चीज को, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। इस P की वैल्यू को यहां पुट कर लीजिए, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, आपको Q का वैल्यू पता लग जाएगा। Q का वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा, इसी में पुट करके देख लेते हैं। ये हो गया 13 प्लस Q इक्वल्स टू 18। सो Q का वैल्यू आ गया 5। तो ये रैंडमली हमने P और Q को चूज किया था, तो यहां पर स्मॉलर वेक्टर कौन है? Q। तो दोनों वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया। एक वेक्टर है 5 और दूसरा वेक्टर है 13, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया। इस तरह से ये वाला लेक्चर यहीं तक मैं इसको कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी पार्ट इसका बचा है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे कि कैसे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किए जाएंगे। ज़्यादातर सवाल आते हैं एंगल्स कैलकुलेट करना, एक वेक्टर गिवन है उसके पैरेलल में दूसरा वेक्टर लिखो। काफ़ी वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की वेक्टर्स पे, वो सारी हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक और लेक्चर देखना पड़ेगा थ्योरी वाला, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। लेक्चर सीरीज को इसी तरह से देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने बारे में बताइएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो ऑन करूंगा। ओके, अपने सेहत का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।